हे क्लास 10, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में जहां हम बायोलॉजी का एक एब्सोल्युटली क्रूशियल और सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये सिर्फ एक एग्जाम चैप्टर नहीं है, इट्स लिटरली द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए इस डीप साइंस को ब्रेक डाउन करेंगे। वी गोइंग टू कीप इट वाइब्रेंट, इजी टू अंडरस्टैंड और बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल। तो बस अपनी नोटबुक्स रेडी रखिए, अपनी क्यूरियोसिटी को हाई रखिए एंड लेट्स गेट दिस बायोलॉजिकल जर्नी स्टार्टेड। आज के सेशन का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम इस पूरे चैप्टर को इन 5 मेन सेक्शंस में कवर करेंगे। We've got 1. The importance of variation, 2. Types of asexual reproduction, 3. Sexual reproduction in plants, 4. Human reproduction and puberty और आखिर में 5. Reproductive health and contraception। ये एक लॉजिकल फ्लो है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेगा। So stick with me. Okay, let's dive into this. Section 1. The importance of variation. Why DNA copying matters. इस पहले सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बेसिक लेकिन बहुत ही एसेंशियल सवाल पूछती हूँ। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 2 पिलर्स पर खड़ा है। सो व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स? थोड़ा सोचिए, आपने पिछली क्लासेस में भी इसका जिक्र सुना होगा। बेसिकली जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो बेस लेवल पर डीएनए कॉपिंग होती है, राइट? लेकिन ये कॉपिंग मैकेनिज्म कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। इन्हीं स्लाइट कॉपिंग एरर से आती है वेरिएशन, और ये इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ही एवोल्यूशन का रियल बेसिस है। तो इस वेरिएशन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, डिड यू गेस दोस 2 मेन टाइप्स? If you guessed asexual and sexual reproduction, you hit the nail on the head. Textbook definition के हिसाब से asexual reproduction में strictly एक ही parent involve होता है। यहाँ कोई gamete fusion नहीं होता, जिसकी वजह से जो offspring आते हैं वो almost identical होते हैं, यानी variation बहुत कम होती है। On the flip side, sexual reproduction में 2 parents, typically एक male और एक female, अपने genetic contributions यानी gametes provide करते हैं। क्योंकि यहाँ 2 अलग DNA फ्यूज हो रहे हैं, प्लस उनमें DNA कॉपिंग के स्लाइट एरर्स भी शामिल हैं, इट रिजल्ट्स इन मच ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी। और ये वेरिएशन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यही ह्यूमंस और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को कंटिन्यूअसली बदलते एनवायरनमेंट में, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस या फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स में सर्वाइव करने की पावर देता है। ऑलराइट, चलिए अब हम अपनी पहली मेजर कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट मेथड्स। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग-अलग फॉर्म्स को। ये प्राइमरीली यूनिसेल्युलर और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन पर नजर डालते हैं। यहाँ अमीबा या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में सेल सीधे 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। इट्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिवीजन। दूसरा मेथड है बडिंग। हाइड्रा का एग्जांपल लीजिए, जहाँ बॉडी पर एक छोटी सी आउटग्रोथ या बड डेवलप होती है। मैच्योर होने पर यह ब्रेक ऑफ होकर एक बिल्कुल नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, जो राइजोपस जैसे फंगाई में होता है। इनमें टाइनी स्पोर्स हवा में रिलीज होते हैं और फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। और चौथा, वी हैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहां सीड्स के बिना ही रूट, स्टेम या लीव्स से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे पोटैटो की आइज से नया प्लांट निकलना या ब्रायोफिल्म की लीव्स पर बड्स का आना। ये समरी टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट मार्क्स दिलाता है, सो कीप दीज एग्जाम्पल्स इन माइंड। यहाँ एक और सुपर फैसिनेटिंग मेथड है, रीजेनरेशन। प्लानेरिया नामक इस सिंपल ऑर्गेनिज्म को ही ले लीजिए। अगर इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सीडेंटली कई टुकड़ों में कट हो जाए तो क्या होगा? हर एक सिंगल फ्रैगमेंट ग्रो करके एक फुली फॉर्म्ड डॉटर प्लानेरिया बन जाता है। ये बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना। उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट करके नए सेल्स का मास बनाते हैं। लेकिन एक कैच है, याद रखिए, ह्यूमंस जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे रीजेनरेट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी डिजाइन हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन से बनी होती है, जो सिंपली एक छोटे से टुकड़े से वापस नहीं बन सकती। अब रीजेनरेशन से थोड़ा मिलता जुलता लेकिन मैकेनिकली अलग एक और प्रोसेस है, फ्रैगमेंटेशन। यहाँ हम सिंपल एक्वाटिक प्लांट स्पाइरोजारा की बात कर रहे हैं। इसकी रिबन लाइक बॉडी को फोर्सफुली कट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, उसका फिलामेंट नेचुरली छोटे बिट्स या फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाता है, और फिर हर एक बिट इंडिपेंडेंटली डिवाइड करके नया सेल या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो देखा जाए तो प्लेनेरिया और स्पाइरोजारा दोनों ही एसेक्सुअल मोड्स शो करते हैं, पर उनका अंडरलाइंग मैकेनिज्म डिस्टिंक्ट है। एक इंजरी या एक्सीडेंट पर डिपेंड करता है और दूसरा नेचुरल मैचुरेशन पर। एसेक्सुअल मेथड्स को समझने के बाद वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस टू सेक्शन 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द रोल ऑफ द फ्लावर। सभी एंजियोस्पर्म्स यानी जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें फ्लावर ही उनका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। लेकिन हर फ्लावर सेम नहीं होता। आपकी टेक्स्ट बुक इनको स्ट्रिक्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। या तो उसमें स्टेमन्स होंगे जो मेल पार्ट है, और उसमें पिस्टल होगा जो फीमेल पार्ट है। पपाया और वाटरमेलन इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ वी हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिनमें स्टेमन्स और पिस्टल दोनों एक ही फूल में प्रेजेंट होते हैं। हिबिस्कस और मस्टर्ड इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज स्पेसिफिक एग्जांपल्स, क्योंकि ये एग्जाम्स में डायरेक्टली एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं।
लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड स्टेप बाय स्टेप। एक छोटा सा पॉलन ग्रेन सीधे एक नए प्लांट में आखिर कैसे बदलता है। इसके 4 मेन सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है पॉलिनेशन, जहां एंथर से येलोइश पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। अब ये हवा, पानी या इंसेक्ट्स किसी के भी थ्रू हो सकता है। स्टेप 2 में ये पॉलन स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद एक ट्यूब डेवलप करता है जो स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करती हुई ओवरी तक पहुंचती है। देन कम स्टेप 3 फर्टिलाइजेशन, जहां मेल गैमीट फीमेल एग के साथ फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता है। और आखिरी स्टेप 4 है सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप होकर एक टफ कोट बनाता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ओवरी रैपिडली ग्रो करके फ्रूट में तब्दील हो जाती है। द होल शबैंग इज जस्ट ब्रिलियंट बायोलॉजी एट वर्क। प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के बाद अब हम ह्यूमंस पर आते हैं। सेक्शन 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्यूबर्टी, प्रिपेयरिंग द बॉडी। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन डायरेक्टली एक स्पेसिफिक लाइफ फेज से जुड़ा हुआ है, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। यू सी, जब एक चाइल्ड अडल्ट साइज तक ग्रो कर रहा होता है तो बॉडी की ज्यादातर एनर्जी जनरल ग्रोथ पर लगती है। बट प्यूबर्टी आते ही ह्यूमन बॉडी में कई विजिबल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना शुरू करते हैं। बॉयज में आप ऑब्जर्व करेंगे क्रैकिंग ऑफ वॉइस, नए फेशियल और बॉडी हेयर का ग्रोथ और स्किन का ऑयली होना, जिसकी वजह से अक्सर पिंपल्स आते हैं। गर्ल्स में चेंजेस इंक्लूड द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज और इंटरनल ऑर्गन्स लाइक यूटरस और ओवरी के साइज में इंक्रीज। ये सब एक्चुअली नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं जो सिग्नल करते हैं कि बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए सेक्सुअली मैच्योर हो रही है। There's nothing weird about it. ये सभी completely normal and healthy developmental milestones हैं। Now, what's really interesting here is the actual biological journey of fertilization. सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स वैजिनल पैसेज के थ्रू एंटर करते हैं और अपवर्ड्स ट्रैवल करके ओविडक्ट यानी फलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। यहाँ लिटरली मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक सिंगल एग को स्वॉर्म करते हैं। इनमें से सिर्फ एक लकी स्पर्म सक्सेसफुली एग के अंदर एंटर करता है, जिसके तुरंत बाद एग सेल एक नई मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेता है ताकि और स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट किया जा सके। मेल और फीमेल गैमेट्स का ये फ्यूजन ही जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट बाद में आके यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। यहाँ मदर की बॉडी प्रेग्नेंट होने के बाद प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और धीरे धीरे वो एक हेल्दी बेबी में डेवलप होता है। पर बायोलॉजिकल रियलिटीज को देखें तो क्या होता है अगर वो एग फर्टिलाइज ना हो। बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ एक्टिव होता है। अगर ओवरी से रिलीज हुआ एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो लगभग 1 दिन तक जिंदा रहता है और फिर नेचुरली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि यूटरस ने हर महीने एक पोटेंशियल प्रेगनेंसी को रिसीव करने के लिए अपने आप को थिकली लाइन किया था। अब इस रिच ब्लड सप्लाई और लाइनिंग की कोई जरूरत नहीं होती, तो ये थिक और स्पंजी लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक होती है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये हर महीने लगभग 2 से 8 दिन तक चलता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक एब्सोल्युटली नॉर्मल एसेंशियल पार्ट है। बायोलॉजी के बेसिक मैकेनिक्स समझने के बाद हम इस चैप्टर के आखिरी और फ्रैंकली सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 5 रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। हमने पिछले सेगमेंट्स में देखा कि बॉडी प्यूबर्टी में सेक्सुअली मैच्योर तो हो जाती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक इंडिविजुअल पेरेंटहुड के मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मेंटली या फाइनेंशियली रेडी है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STDs जैसे HIV, एड्स या सिफिलिस को रोकने के लिए साइंस ने कॉन्ट्रासेप्शन के कई इफेक्टिव मेथड्स डेवलप किए हैं। ये 4 मेजर कैटेगरीज आपके सिलेबस के लिए और रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मैकेनिकल बैरियर्स जैसे कॉन्डम्स, जो फिजिकली स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकते हैं और एक्चुअली STDs से भी बचाते हैं। दूसरा हार्मोनल मेथड्स जैसे ओरल पिल्स, जो बॉडी के हार्मोनल बैलेंसेस को ऑल्टर करके ओव्यूलेशन को ही रोकती हैं। तीसरा है IUDs जैसे कॉपर टी, जो सिक्योरली यूटरस में प्लेस किए जाते हैं। और चौथा है परमानेंट सर्जिकल मेथड्स, जिसे मेल्स में वेसेक्टमी और फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी कहा जाता है, जहां एसेंशियली गमीट ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ बर्थ कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ मेजर है। इन मेथड्स को अडॉप्ट करने के मेजर रीजंस होते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंप्लीटली अवॉइड करना, 2 बच्चों के बीच एक हेल्दी गैप रखना ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ ऑप्टिमल रहे, ओवरऑल पॉपुलेशन साइज को इफेक्टिवली मेंटेन करना, और सबसे जरूरी डेंजरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने से रोकना। ये पर्सनली और सोशली रिस्पॉन्सिबल लिविंग का एक एसेंशियल टूल है। इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। जैसे ही हम इस सेशन को रैप अप करते हैं, मैं आपके सामने एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूँ। सेक्सुअल मैच्योरिटी एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वी ऑल गो थ्रू इट, बट क्या इस फिजिकल मैच्योरिटी का आना ये डिफाइन करता है कि हम पेरेंटहुड या उन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के लिए प्रैक्टिकली रेडी हैं? सोसाइटी, पीयर्स या मीडिया का प्रेशर तो हमेशा होता है, पर क्या हम साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस बना रहे हैं? आज के इस सेशन में हमने जो बायोलॉजिकल फैक्ट सीखे हैं, उन्हें सिर्फ रटने के बजाय अपने आसपास के वर्ल्ड में ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें समझिए, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, और इस क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू आज का एक्सप्लेनर। कैच यू नेक्स्ट टाइम।